तो वेपर कंप्रेशन साइकिल या रिवर्स रैंकाइन साइकिल, इसमें जो है बेसिकली हमारा चार प्रोसेस होता है। हम लोग देख रहे हैं कि चार एलिमेंट जो है, मेन मेन एलिमेंट जो है वो चार है। इवेपोरेटर है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है और थ्रोटल वाल्व है। तो ये चार प्रोसेस है। अब ये चार प्रोसेस में मतलब किस किस टाइप का प्रोसेस है। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो पहला जो प्रोसेस होता है 1 से 2, यहाँ पर जो 1 से 2 क्या है, इसके बीच में 1 से 2 के बीच में जो है कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो कंप्रेसर लगा हुआ है, तो यहाँ का जो प्रोसेस है, कंप्रेसर का काम है मतलब वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना, है ना। तो इसमें जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है कौन सा, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ सैचुरेटेड वेपर इन कंप्रेसर। हम जैसे बताएं कि जो स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल जो होता है, उसमें जो कंप्रेसर का इनलेट होता है, यहाँ पर कंप्रेसर का जो यहाँ इनलेट है, यहाँ पर जो स्टेट होगा रेफ्रिजरेंट का, वो होगा ड्राई सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर को अगर ये कंप्रेस करता है कंप्रेसर, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ड्राई कंप्रेशन। इसको कहा जाता है ड्राई कंप्रेशन। ये पिछला बार एग्जाम में भी ये चीज पूछा है डिफिनीशन के रूप में। ठीक है, कि ड्राई कंप्रेशन क्या है। तो ड्राई कंप्रेशन है कि कहेंगे कि जब कंप्रेसर का जो इनलेट है, वहां पर अगर रेफ्रिजरेंट का जो स्टेट है, वो उसकी अगर ड्राई सैचुरेटेड वेपर के रूप में अगर कंप्रेसर में वो एंट्री लेता है, तब कंप्रेसर के द्वारा जो ड्राई सैचुरेटेड वेपर की कंप्रेशन होती है, उसी को ड्राई कंप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइकिल में ड्राई कंप्रेशन ही होती है। तो 1 से 2 जो प्रोसेस है, ये क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ सैचुरेटेड वेपर इन कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ। तो इन VCC, VCC का हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। VCC का मतलब यहाँ पर वेपर कंप्रेशन साइकिल है। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसी टर्म को ज्यादा हम लिखे हैं VCC। VCC का जैसे ही नाम लिखे तो यहाँ समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, वेपर कंप्रेशन साइकिल है। तो इसमें हम लोग फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट कितना लेते हैं, अगर 1 kg फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट है, मतलब मास फ्लो रेट यहाँ कितना है, 1 kg है रेफ्रिजरेंट का साइकिल में जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये एज ए कि कंप्रेसर जो है एक हमारा ओपन सिस्टम है। कंप्रेसर ओपन सिस्टम है कि नहीं है, यहाँ पर मतलब ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में होता है कि मास और एनर्जी, मास प्लस एनर्जी दोनों जो है तो हमारा क्या करता है, सिस्टम के बाउंड्री से, मतलब बाउंड्री में एंट्री करता है सिस्टम में और इस सिस्टम से एग्जिट होता है। तो यहाँ पर मास और प्लस एनर्जी दोनों की ट्रांसफर होती है, तो इसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। तो कंप्रेसर में भी यहाँ पर क्या है कि एक तो रेफ्रिजरेंट का अमाउंट इसमें जो है एंट्री ले रहा है, और वह सेम अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है वो बाहर भी हो रहा है। यहाँ पर किसी तरह का कंप्रेसर के अंदर क्या है, स्टोरेज नहीं है। मतलब जितना मास फ्लो रेट रेफ्रिजरेंट जो है वो कंप्रेसर में इन किया, उतना ही मास जो है वो कंप्रेसर से आउट भी हुआ। देयर इज नो स्टोरेज इनसाइड द कंप्रेसर, के अंदर किसी भी प्रकार का स्टोरेज नहीं है। इसमें क्या हुआ कि अब यहाँ पर इसकी इंथैल्पी अगर H1 है, मतलब अगर इनलेट कंडीशन पर इंथैल्पी H1 है, तो यहाँ पर कंप्रेशन के कारण उसकी इंथैल्पी बढ़ेगा, और वो जब आउट होगा तो उस समय उसकी इंथैल्पी कितनी होगी, H2 होगी। तो यहाँ पर मास का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ओपन सिस्टम के लिए जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स लॉ लगाते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, STD फ्लो एनर्जी इक्वेशन। जैसे
एसटीडी फ्लो हम लोग पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कि एसटीडी फ्लो क्या है। एसटीडी फ्लो मतलब फ्लूइड का ऐसा फ्लो को हम एसटीडी फ्लो कहते हैं जिसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अगर टाइम के साथ कांस्टेंट हो, मतलब टाइम के साथ वेरिएशन ना करे, तो वैसा फ्लो जो है सो क्या कहलाएगा, एसटीडी फ्लो, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही हम लोग मान लेते हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं तो इसमें इस कंप्रेसर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इनिशियल जो है ये प्रेशर क्या करेगा, अप्लाई करेगा। सारा रेफ्रिजरेंट जो पहले पाइप में स्थिर था पूरा साइकिल में, उसमें मूवमेंट जो है सो चालू हो जाएगा, है ना। कुछ देर चालू हो जाने के बाद ये क्या कर लेता है, शुरू में तो अब शुरू में सारा रेफ्रिजरेंट रेस्ट में है। अब जैसे ही हम स्टार्ट किए तो रेफ्रिजरेंट मूव करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो वो धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट अपना कुछ वेलोसिटी को गेन करेगा, फ्लोइंग वेलोसिटी का, उसका फेज चेंज या जो भी प्रोसेस है वो मतलब चेंज होना वो शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद, है ना, सर्टेन 2 मिनट 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि पूरा साइकिल में जो अब रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, एक स्टेबल हो चुका है। मतलब अब जैसा वेरिएशन, मतलब जहां पे जैसा हो रहा है वो लगातार वैसा ही हो रहा है, उसमें किसी भी तरह के चेंज नहीं हो रही है। तो हम लोग कहते हैं ऐसे स्टेट को कि अब हमारा साइकिल जो है वो एसटीडी स्टेट में आ गया। मतलब अब वो समय के साथ उसका टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी कंप्रेसर के अंदर, चाहे कंडेंसर के अंदर या थ्रोटल वाल्व या इवेपोरेटर के अंदर, ये चारों एलिमेंट के अंदर जो प्रेशर, टेम्परेचर या जो प्रॉपर्टीज का वेरिएशन था टाइम के रिस्पेक्ट में, वो अब कांस्टेंट हो चुकी है ना। तो ऐसे केस में हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ लगाते हैं वो है इस एस एफ ई का मतलब हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एस टी डी फ्लो एनर्जी एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, इसीलिए अब से ये याद रखना है। तो ओपन सिस्टम के लिए हम लोग का जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, उसका हम लोग क्या लगाते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही लगाते हैं। तो कंप्रेशन प्रोसेस भी एक ओपन सिस्टम से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे एट इंट्री पर, यहाँ पर इनलेट पर, कंप्रेसर के इनलेट पर और कंप्रेसर के आउटलेट पे। तो उसका इक्वेशन क्या होता है, इंथैल्पी H1 प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 जो उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और प्लस DQ बाय M, मतलब चेंज इन हीट पर पर यूनिट मास। ठीक है, यूनिट मास रेफ्रिजरेंट में जो हमारा चेंज इन हीट है ये हो गया इनलेट पे, ये बराबर होता है H2 इंथाल्पी जो कि हमारा कंप्रेसर के आउटलेट पे है, प्लस काइनेटिक एनर्जी V2 स्क्वायर बाय 2 जो कि हमारा यहाँ पर आउटलेट पे है, और प्लस GZ2 यहाँ की मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और प्लस जो वर्क डन जो कंप्रेसर के द्वारा यहाँ पर या जो भी वर्क में चेंजिंग हुआ, मतलब एज ए हीट का एंट्री हुआ और वर्क का कन्वर्सन, तो हीट सप्लाई और वर्क कन्वर्सन। ठीक है, तो ये सेकेंड जो फेज है, मतलब आउटलेट है, वहां पर क्या होगा, DW मतलब वर्क इनपुट या आउटपुट कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ कहेंगे चेंज इन वर्क पर यूनिट मास। तो यही हमारा एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गया। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर कंप्रेसर के अंदर जो है, यहाँ कंप्रेसर के अंदर किसी भी प्रकार का स्टोरेज नहीं है। जितना, पहला बात तो जितना मास इसमें एंट्री किया उतना ही मास जो है यहाँ से क्या हुआ, आउट हुआ। इसके बाद ये क्या हुआ कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा, क्योंकि मतलब जितना वेलोसिटी से कंप्रेसर से ये जो रेफ्रिजरेंट है वो आउट होगा, उतना ही वेलोसिटी से ये क्या करेगा, इसको सक भी करेगा। ठीक है, तब ना लगातार रेफ्रिजरेंट का मूवमेंट जो है यहाँ इसके अंदर क्या होगा, बना हुआ रहेगा। जिस वेलोसिटी के साथ ये सक्शन होगा उसी वेलोसिटी के साथ क्या होगा, ये हमारा
रेफ्रिजरेंट को आउट भी करेगा। अगर दोनों में से एक भी, अगर जैसे अगर मान लेते V1 छोटा हो जाएगा V2 से, तब तो फिर ये क्या हो गया, कंप्रेसर खाली हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इनलेट और आउटलेट पे बराबर होता है, ये दोनों जो है से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है कंप्रेसर चूंकि एक ही प्लेस पे है, तो दोनों का इनलेट और आउटलेट का जो हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके हाइट से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर Z1 और Z2 दोनों सेम ही हाइट पे, चूंकि एक ही कंप्रेसर का मतलब दो वाल्व बॉडीज है, दोनों की जमीन से हम लोग एज ए कहें कि ऊंचाई जो है दोनों पॉइंट का क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर Z1 Z2 बराबर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्रेशन प्रोसेस जो है, ये क्या है, आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक मतलब होता है कि ये रिवर्जिबल आइडियाबैटिक। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग क्या कहते हैं, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब सराउंडिंग के साथ नो हीट एक्सचेंज है। तो यहाँ पर जो डी क्यू का मान है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ड्यू टू आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। और यहाँ पर वर्क जो है, वर्क हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ये हमारा आउटसाइड से मतलब सराउंडिंग से वर्क हम सिस्टम को इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ 1 kg रेफ्रिजरेंट माने हैं, तो मास का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 kg हो जाएगा। तो अब इक्वेशन हमारा शॉर्ट होके क्या बन गया, H1, इधर बाकी सब कैंसिल हो गया, इधर बच गया इंथैल्पी H2, अब प्लस जो है DQ, चेंज इन वर्क जो है, ये हमारा एज ए कंप्रेसर वर्क के रूप में हम इसको सिंबल देते हैं, तो ये हो गया WC। तो WC क्या है, कंप्रेसर वर्क है। मतलब ये इसकी जो यूनिट होगी वो किलो जूल पर केजी में होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या है, मास को 1 kg लिए। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्रेसर WC का मान आया H1 माइनस H2। लेकिन हम क्या जान रहे हैं कि कंप्रेसर वर्क जो होती है एक तरह का निगेटिव वर्क होता है। निगेटिव वर्क कहने का मतलब ये हो गया कि ये इसमें जो वर्क होता है वो ऑन द सिस्टम होता है, सिस्टम के ऊपर हम वर्क करते हैं। मतलब मेरा वर्क का खर्चा होता है, डिवाइस हमको वर्क देता नहीं है बल्कि वो लेता है। तो ये एक तरह का क्या है, निगेटिव वर्क है। तो इसके लिए हम लोग जो है सो निगेटिव साइन यूज करते हैं कंप्रेसर के लिए। तो यहाँ पर वर्क जो चूंकि ऑन द सिस्टम है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस WC बराबर हो जाएगा H1 माइनस H2। यहाँ पर इधर से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कंप्रेसर वर्क जो आ गया वो H2 माइनस H1, यानी कि जो इंथैल्पी का चेंज है, यानी कि कंप्रेसर का यहाँ पर जो आउटलेट पे इंथैल्पी है और जो इनलेट पे इंथैल्पी है, उस इंथैल्पी का चेंज ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्रेसर वर्क हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, तो किलो जूल पर केजी में होगी, है ना। इसी को अगर हम लोग एज ए पावर इनपुट के रूप में अगर हमको मान लेते हैं कि निकालना होगा, तो फिर क्या करेंगे, हमको पूछेगा कि पावर इनपुट निकालिए कि कितना पावर कंप्रेसर ले रहा है। तो फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, मास फ्लो रेट से गुना कर देंगे, ये H2 माइनस H1 हो जाएगा। मास फ्लो रेट यहाँ पर क्या है, kg पर सेकेंड में है। ठीक है। यहाँ पर फ्लो रेट है, तो इसीलिए हम लोग टाइम का रिस्पेक्ट लेंगे, क्योंकि मास यहाँ कांस्टेंट ऐसा नहीं है कि मास जो है रेस्ट में है या रुका हुआ है, वो लगातार फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए इसकी यूनिट kg पर सेकेंड। तो यहाँ पर किलो जूल पर kg इंटू kg पर सेकेंड, तो यहाँ kg कट जाएगा तो हो जाएगा किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि किलो वाट। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, किलो वाट में आ जाएगा। तो अगर हमको पावर इनपुट निकालना हो तो इसको हम इस इंथैल्पी चेंज को हम क्या कर देंगे, मास फ्लो रेट से गुना कर देंगे, तो ये हमको किलो वाट के टर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर वर्क, जो कि वेपर कंप्रेशन VCRS में जो कंप्रेसर वर्क हमको अगर निकालने कहता है, तो हम सिंपल उसकी इंथैल्पी चेंज जो है H2 माइनस H1 निकाल देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस 2 से 3।
प्रोसेस 2 से 3 अब जो है हम लोग यहाँ साइकिल पे जाते हैं। तो प्रोसेस 2 है यहाँ पर कंडेंसर का इनलेट और कंप्रेसर का आउटलेट, ये हो गया स्टेट 2। और 3 जो है ये कंडेंसर का आउटलेट हुआ और थ्रोटल का इनलेट हुआ। तो 2 से 3 के बीच में जो है ये कंडेंसर हमारा वर्क कर रहा है। तो कंडेंसर का काम क्या है, हीट रिजेक्ट करना। तो यहाँ भी क्या है, रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से होके फ्लो कर रहा है, ये है ना, ये रेस्ट में नहीं है, फ्लो कर रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ का जो प्रोसेस होता है 2 से 3 वो होता है आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब हो गया कि प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कंडेंसर के अंदर जो है नो चेंज इन प्रेशर, सिर्फ टेम्परेचर ड्रॉप होता है, यानी कि वो उसकी हीट रिजेक्ट होती है, तो उसका रेफ्रिजरेंट जो है वो कूल होता है, लेकिन प्रेशर जो होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो प्रोसेस 2 से 3 जो है ये क्या है, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर, यानी कि ये आइसोबारिक हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या होती है कि जो रेफ्रिजरेंट है वो इंटर करता है कंडेंसर में एज ए सुपर हीटेड वेपर के रूप में, जैसा कि हम बता चुके हैं। और यहाँ पर आके वो अपना हीट एक्सचेंज करता है कूलिंग मीडियम से, और जो लीव्स होता है वो सैचुरेटेड लिक्विड के रूप में। चूंकि हम यहाँ एक आइडियल साइकिल की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में वो मिक्सचर के रूप में बाहर आता है, ठीक है, या फिर मतलब लिक्विड भी आता है तो प्योर लिक्विड नहीं होता है, या हो भी सकता है, हमेशा ये भी नहीं कहेंगे कि कंप्लीटली नहीं हो सकता है, सब कूल्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड साइकिल में हम कहते हैं कि जो सुपर हीटेड वेपर में वो एंट्री लेता है कंडेंसर में, और सैचुरेटेड लिक्विड के रूप में वो कंडेंसर से बाहर आता है, और इस प्रोसेस के दौरान वो हीट जो है वो अपना रेफ्रिजरेंट से सराउंडिंग में हीट को रिजेक्ट करता है एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कंडेंसर के अंदर प्रेशर जो होती है वो कांस्टेंट होता है। सिमिलर इक्वेशन यहाँ पर भी लगाएंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि ये भी एक क्या है, ओपन सिस्टम पे है कंडेंसर भी। तो यहाँ फिर से हम एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे उसकी हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर लगाएंगे तो H2, यहाँ 2 और 3 पॉइंट है, तो H2 इसकी इंथैल्पी होगी एंट्री पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, एंट्री पॉइंट पे जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और एंट्री पॉइंट पे हीट सप्लाई बराबर होगा H3 जो आउटलेट का इंथैल्पी होगा कंडेंसर का, आउटलेट पे काइनेटिक एनर्जी, आउटलेट पे जो पोटेंशियल एनर्जी, और आउटलेट पे फिर वर्क की ट्रांसफर। तो सेम केस होगा कंडेंसर में भी, जो है यहाँ पर कंडेंसर है, तो कंडेंसर में भी जिस रेट से ये एंट्री लेगा उसी रेट से या क्या होगा, आउटलेट होगा, काइनेटिक एनर्जी एंट्री और आउटलेट का क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो फ्लो रेट सेम होगा, तो यहाँ पर क्या होगी भी, जो काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोनों का पोटेंशियल हाइट भी एंट्री और एग्जिट पे क्या है, दोनों का Z1 और Z2 सेम है, पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कंडेंसर में ना तो किसी प्रकार से हमें वर्क मिलता है और ना ही हम किसी प्रकार का इसमें वर्क की इनपुट देते हैं। कंडेंसर जो डिवाइस है उसका काम है सिंपल हीट को एक्सचेंज करना, ना कि वर्क से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, ना तो ये वर्क लेता है और ना ही हमें ये वर्क देता है। तो इसमें नेट वर्क ट्रांसफर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शॉर्ट होके इक्वेशन क्या बन गया, H2 प्लस dQ/m, यानी हीट चेंज पर यूनिट मास, अब बाय प्लस बराबर इंथैल्पी जो हमारा एंड पॉइंट पे है। तो फिर यहाँ पर अगर हमारा 1 kg रेफ्रिजरेंट अगर है फ्लो, अगर 1 kg से ज्यादा रहेगा तो मास का मासे का मान m ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अगर 1 kg की बात करें तो यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज हो जाएगा dQ बराबर हो जाएगा H3 माइनस H2। तो यहाँ भी ये सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम है, सिस्टम से हीट क्या हो रहा है, बाहर सराउंडिंग में रिजेक्ट हो रहा है, कंडेंसर में यही हो रहा है। कंडेंसर को अगर हम सिस्टम माने तो इसका हीट जो है सराउंडिंग में रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पर साइन जो हो जाएगा, मतलब ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है,
एक्सोथर्मिक के लिए हम लोग हीट के वैल्यू जो है माइनस क्यू लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं अगर हीट सिस्टम से निकल रहा है तो माइनस क्यू बराबर H3 माइनस H2 हो जाएगा, यानी कि इसको हम चेंज करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो हीट रिजेक्टेड का मान आएगा कंडेंसर का वो क्या आ जाएगा H2 माइनस H3। इसकी भी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी में आ जाएगा, 1 केजी के लिए, है ना। अगर मास की मान डिफरेंट हो तो यहाँ पर हम लोग मास फ्लो रेट से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। मतलब यहीं पर जो है डी क्यू जो यहाँ पर आ जाएगा ये m इंटू H3 माइनस H2 आ जाएगा, तो मास फ्लो रेट से हम गुना कर देंगे। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ जो हीट रिजेक्टेड है कंडेंसर का वो H2 माइनस H3 हो गया। इसके बाद है चौथा प्रोसेस जो है थर्ड प्रोसेस, वो है थ्रोटलिंग प्रोसेस में प्रोसेस नंबर 3 से 4, है ना। ये 3 से 4 प्रोसेस जो है ये कहलाता है आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इन एक्सपेंशन डिवाइस या थ्रोटलिंग प्रोसेस इन थ्रोटल वाल्व। जो यहाँ पर थ्रोटल वाल्व कनेक्ट है, यहाँ से लिक्विड जो है थ्रोटल वाल्व में इन करता है जहां पर इसकी प्रेशर ड्रॉप होती है, और ये एक क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस है ना। थ्रोटलिंग प्रोसेस में इंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर वही चीज है कि इन दिस प्रोसेस सैचुरेटेड लिक्विड जो कंडेंसर से निकला हुआ है वो हमारा थ्रोटल वाल्व में एंट्री करती है, और वहां पर उसकी थ्रोटल्ड होकर के वो इवेपोरेटर प्रेशर तक उसकी प्रेशर जो है ड्रॉप होती है ना। बाय पासिंग थ्रू एन एक्सपेंशन वाल्व, या तो एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ रहता है या फिर कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब कहते हैं जो ऐसा ट्यूब जो वेरी स्मॉल डायमीटर, वेरी स्मॉल डायमीटर का जो ट्यूब होता है ना, उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, है ना। जैसे हमारा पेन के अंदर जो रिफिल होता है वो भी एक क्या है, बहुत पतला डायमीटर का क्या है, ट्यूब है। तो वो भी एक तरह का क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। तो वो भी एक एज ए की थ्रोटल की तरह काम करता है। तो यहाँ पर प्रेशर की ड्रॉप होने के चलते जो है टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट जो है वो ड्रॉप होता है, और उसकी टेम्परेचर जो है इतनी ड्रॉप होती है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उससे भी वो बिलो हो जाता है, उससे भी कम टेम्परेचर चला जाता है। तभी क्योंकि जिस स्टोरेज से अगर रेफ्रिजरेंट पास करेगा तो यहाँ से ये हीट तभी गेन करेगा जब रेफ्रिजरेंट का यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लेस देन हो स्टोरेज के टेम्परेचर से, तब ना ये हीट को गेन करना शुरू कर देगा, है ना। तो इसीलिए उसकी टेम्परेचर यहाँ थ्रोटल होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है ड्रॉप कर जाता है बिलो द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटेड स्पेस, जबकि इंथैल्पी जो है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर इंथैल्पी जो H3 होगा, जो कंडेंसर का आउटलेट पे जो इंथैल्पी होगा किसका, रेफ्रिजरेंट का, सेम इंथैल्पी होगा H4 भी, है ना। तो H3 और H4 यहाँ पर क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड प्रोसेस हो गया, है ना। तो